हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं नीरज मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। एक्चुअल में क्या होता है, एन टी यू जी सी नेट में अगर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस से अगर हम अवेयर होते हैं तो मोस्टली जो होती है हमारे चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में होता है कि हम सिलेबस से बहुत अनअवेयर होते हैं और हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यू जी सी नेट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू जी सी नेट के सिलेबस में। पहले तो हम बात करते हैं शिफ्ट क्या होती है। एग्जामिनेशन जो होता है यहाँ पे किस तरीके से होता है, दो शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो होती है 9:30 AM से लेके 12:30 PM, और सेकंड शिफ्ट में जो होती है वो 2:30 से लेके 5:30 PM। तो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर टू। ऑब्वियस है, पेपर फर्स्ट जो होती है वो जनरल एप्टीट्यूड टाइप का रहेगा। पेपर सेकंड में हम बात करते हैं तो पहली यूनिट जो होती है वो पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है आप सबको, तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप। देन आपको पढ़ना है पॉलिटिकल ट्रेडिशन। देन आपको लिबरलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस है। आप जाइए, आपको बस कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं लिबरलिज्म हो गया, लिबरलिज्म में मेन जो थॉट है, कौन फाउंडर है उसके बारे में जानिए, उनके राइटर, उनके बुक्स को सेलेक्ट कीजिए। बहुत आसान है तैयारी करना। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसे लिबर्टी हो गया, तो लिबर्टी के मेन एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं उनको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद उनके उनके बुक्स को, उनके कोटेशंस को आप अपनी नोट मेकिंग में नोट कीजिए। इसी तरह से इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स। अब इनके मेन जो हमारे पे हैं, अ, जो मेन प्रोपोनेंट होते हैं उनको जो है सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप इनकी बुक्स और कोटेशंस को देखिए और लास्ट 10 या 15 साल के क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिए लगातार। तो इस तरीके से आपके सिलेक्शंस के चांसेस जो होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको टॉपिक देखना है, सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। सिलेबस में आपको क्या करना है, बस आप समझ रहे हो, मेन एक्सपोनेंट जो होते हैं उनको सेलेक्ट करना है। देन हम पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। तो समस्या ये होती है, समटाइम पॉलिटिकल थॉट में तो बहुत सारे थॉट होते हैं, लेकिन आपके यूजीसी नेट में जो रिकमेंडेशन थॉट्स हैं वो क्या है, कन्फ्यूजियस हैं, चाइना के, इनको आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आते हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, मैकियावेली हैं, होब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, हेजल हैं, मैरी क्राफ्ट है। पिछले साल इन पे क्वेश्चन भी आया था कि मतलब ये एक फेमिनिस्ट राइटर है। एंड देन जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रैमसी है, हना अरेंड है। उसके बाद फैनॉन है, मॉ जिडोंग है एंड जॉन रॉल्स। आपको ग्रैमसी, अना अरेंड और फैनॉन से ये पावर के बारे में बात करते हैं। इन तीनों में से हर बार आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो आप इनके बारे में जानिए। जॉन रॉल्स तो बहुत फेमस है जस्टिस के लिए, आप इनके बारे में जानिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्लेटो से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको जानना है, कुछ नहीं करना है। बेसिक चीज़ें जानी है इनकी बुक्स, और प्लस जो होता है ये इनके कोटेशंस मेन में उठाने हैं, और ज़्यादा आपको डिटेलिंग कुछ नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जो होती है तीसरी यूनिट हमारी है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमें किसे किसे पढ़ना है, तो हमें धर्मशास्त्र, देन हमें कौटिल्य, देन हमें आगम सूत्र, देन हमें बरानी, कबीर, पंडित रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार, एंड देन मोहम्मद इकबाल, एम एन रॉय, वी डी सावरकर। मोहम्मद इकबाल, एम एन रॉय और वी डी सावरकर से क्वेश्चन, एम एन रॉय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सही से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपने, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से भी क्वेश्चन बहुत आता है, दीनदयाल उपाध्याय। तीन सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है। आप काम कर सकते हो इसके लिए, ओपी गौबा जो होती है बहुत बेस्ट किताब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, आप उससे पढ़ सकते हो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ और एक चीज़ और, अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए तो आप ओपी गौबा को ही रिकमेंड कीजिए। अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी तो भी आप ओपी गौबा को रिकमेंड करके पढ़ सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस सर्च करना है मेन मेन एक्सपोनेंट को, इनके किताब को पढ़नी है, इनके इनके जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको पढ़ना है और अपने नोट मेकिंग में रखना है और बार बार रिवाइज करना है। देन हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ये टफ बनते हैं, और यहाँ पे थोड़ा हमें डिटेलिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा समझना होता है। तो पहले मैं अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं। पहला जो अप्रोच होगा उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बोलते हैं। दूसरा जो अप्रोच है हमारा उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड फिर तीसरा जो था हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड देन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आपको पढ़ना है। देन कंपैरेटिव मेथड आपको पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं कॉलोनलिज्म एंड डीकोलोनिज्म। तो इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉलोनिज्म एंड डीकोलोनिज्म। तो इसमें क्या पढ़ना है, फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म,
एंटी कॉलोनिज्म एंड देन स्ट्रगल एंड देन डीकोलोनाइजेशन। फिर हमें नेशनलिज्म पढ़ना है, और नेशनलिज्म में आपको सिर्फ यूरोपियन और नॉन यूरोपियन के बारे में पढ़ना। भाई नॉन यूरोपियन मतलब एशियन कंट्री में किस तरीके से नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद किस तरीके से आया, उससे आपको स्टडी करनी है। देन हमें स्टेट थ्योरी पढ़नी है। अगर आप स्टेट थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा आईआर में मिलने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो आपको देखना है कि प्रेजेंट टाइम में डिबेट क्या चल रहा है, डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। तो आपको सोशलिस्ट सोसाइटी में और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बस नेचर ऑफ स्टेट देखना है। कैपिटलिस्ट स्टेट को कौन बढ़ावा देता है, लिबरल जो होते हैं, लिबरलिज्म जो होती है, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी जो होती है वो कैपिटलिस्ट स्टेट को बढ़ावा देती है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है वो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ को बढ़ावा देती है। फिर हमें पोस्ट कॉलोनियल स्टेट से बात करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं पोस्ट कॉलोनिज्म से। देन हमें वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ना, आजकल वेलफेयर स्टेट बहुत चल रहा है, सोशलिस्ट सोसाइटी की जगह वेलफेयर स्टेट चल रहा है। देन हमें ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिजिम से। पॉलिटिकल रिजिम्स में किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हमें डेमोक्रेटिक में इलेक्टोरल किस तरह से, लिबरल किस तरह से, मेजोरिटेरियन किस तरह से, या पार्टिसिपेटरी किस तरीके से। तो आपको इन सारे तीनों चीज़ों को आपको डिस्कस करना है अच्छी तरीके से। तो वो आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अप्रोचेस, देन हमारे पास कॉलोनिज्म एंड डीकॉलोनिज्म, नेशनलिज्म, स्टेट थ्योरी, उसके बाद पॉलिटिकल रिजिम। देन हमें बात करना कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, यहाँ पे पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया। तो आपको कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म पढ़ना है। तो फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो जो सिलेबस में लिखा है बस उसी को जाइए, टू द पॉइंट पढ़िए, और टू द पॉइंट पढ़ने से जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल को उसको आप रिपीट कीजिए, सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाएंगे। फिर हमें डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ना है। ऑब्वियसली बात है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो होती है वो डेमोक्रेटाइजेशन की ओर भाग रही है। तो डेमोक्रेटाइजेशन, ट्रांजिशन ऑफ कॉलोनाइजेशन किस तरीके से, उसे आपको स्टडी करनी है। देन हमें डेवलपमेंट के बारे में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज किस तरह से डेवलपमेंट की ओर भाग रही हैं, आपको वहाँ पे स्टडी करनी इन चीज़ों को, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ पावर, रूलिंग क्लास क्या होता है, पावर एलिट्स क्या होती है, कुछ पावर एलिट्स के राइटर्स को आप क्या करना है। उसके बाद फिर हमें बात करना है डेमोक्रेटिक एलिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करना है। तो आपको मोस्टली इसी तरीके से क्वेश्चन जो है मिलेंगे, ठीक है। देन हमें एक्टर एंड प्रोसेस, एक्टर एंड प्रोसेस क्या होता है कि एक्चुअली नेशन बिल्डिंग के एक्टर्स एंड प्रोसेस किस तरीके से होते हैं, तो वो हमें डिस्कस करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी की स्टडी करनी है, पार्टी सिस्टम क्या होता है उसकी स्टडी करनी है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है उसकी स्टडी करनी है, सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, नॉन एनजीओ से, एक तो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आपको इसको स्टडी करनी है। देन हम बात करते हैं 5th यूनिट, अपना इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे हमें आइडलिज्म इतना अभी ट्रेंड में नहीं है, हमें रियलिज्म पढ़ना है। रियलिज्म में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। तो आपको उसको स्टडी करनी पड़ेगी। रियलिज्म में आपको मिल जाएंगे हॉब्स, मिल जाएंगे मैकियावेली, मिल जाएंगे कौटिल्य, मिल जाएंगे, ये सब एंसेंट की तरह मिल जाएंगे। देन हमें स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में बात करना है, न्यू लिबरलिज्म एंड देन न्यू रियलिज्म के बारे में बात करना है। सोशल कंस्ट्रक्टिव आजकल बहुत प्रोमिनेंट है। देन क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म। फिर हमें कंसेप्ट के बारे में बात करना है कि कंसेप्ट किस तरीके से है। तो हमें कंसेप्ट के बारे में बात करना है। फिर हमें यूनाइटेड नेशन से आप जाइए और यहाँ पे इसकी बॉडी जितने ऑर्गेन्स होते हैं, यूएन के ऑर्गेन्स क्या होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन को जरूर स्टडी कीजिए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार आता है कि आसियान क्या है, यूरोपियन यूनियन। देखिए आपके जो सिलेबस में यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, संघाई कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड आसियान, आपको इन्हीं को जाकर स्टडी करना है। कब इनकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, यही स्टडी करनी है आपको। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देन हमें बात करनी है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो आईआर में जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है वहाँ पे स्टडी करनी, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पेपर फर्स्ट में भी एनवायरनमेंट है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, यहाँ से भी। तो ये जो डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो हमारा पेपर फर्स्ट में, तो वहाँ से भी, तो आप इसको जरूर स्टडी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। देन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हमें देखना है। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को आप देखिए, हो सके तो आप कुछ बुक रिकमेंड कर सकते हो, तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, आपको देखना है कि इंडियाज़ आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल के बाद किस तरह से डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड एमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो आपको स्टडी करनी है। प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स। देन हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना है, किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है नॉन अलाइनमेंट का, कौन कौन से कंट्री स्टार्टिंग में नॉन अलाइनमेंट में जुड़ी हुई थी, अभी कितनी नॉन अलाइन कंट्रीज हैं,
प्लस कितने इनके सम्मेलन हो चुके हैं, आपको ये स्टडी करनी है। देन हमें बात करना है इंडियाज रिलेशंस विद मेजर पावर। मेजर पावर कौन कौन से आएंगे, यूएसए स्टडी करनी है, यूएसएसआर तो चलो ठीक है कोल्ड वॉर में था। देन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे स्टडी करनी ही पड़ेगी। देन इंडियाज इंगेजमेंट विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब ब्रिक्स, आसियान, तो इन सबसे किस तरीके से, अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीकन, तो आपको इनको स्टडी करनी है। इंडियाज रिलेशन विथ नेबरहुड, नेबरहुड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर ही देख के जाना है। सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में, ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसके बाद हमारे पे लुक वेस्ट पॉलिसी, ये दोनों पॉलिसीज अभी प्रेजेंट में लुक वेस्ट आई है, तो आपको स्टडी करनी से। इंडियाज निगोसिएशन स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल रिजीम्स, तो इसे को आप स्टार्ट करना। यूनाइटेड नेशन में किस तरह से हमारा योगदान है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डब्ल्यूटीओ में किस तरह से हमारा योगदान है, आईएमएफ किस तरह से हेल्पफुल होती है हमारे पास। उसके बाद फिर हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंजेस में किस तरीके से बात करते हैं, तो हमारा फॉरेन पॉलिसी में इसको स्टडी करनी है। देन हम बात करते हैं सेवंथ यूनिट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब हम इंडिया के प्योर इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो प्योर इंडिया में किस तरह से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे जाइए। फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में स्टडी करनी है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना है। देन हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात करनी है, डेमोक्रेसी, सोशल चेंजेस, नेशनल यूनिटी। देन हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आएंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा। तो ऑब्वियस ऑफ द प्रेसिडेंट कौन कौन से आर्टिकल में आता है, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल किस में आता है, इनकी वर्किंग क्या होती है किस तरीके से, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह से रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, आपको स्टडी करनी है। यूनियन पार्लियामेंट में आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, रोल एंड फंक्शनिंग पढ़नी है, एंड देन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़नी है। देन हमें जुडिशरी किस आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जाकर आपको देखना है। सुप्रीम कोर्ट किस में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट 32 में आएगा। हाई कोर्ट किस में आता है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, अभी प्रेजेंट टाइम में जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। जुडिशियल रिफॉर्म। देन हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन स्टेट, उसके बाद गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। देन हम फेडरलिज्म इन इंडिया, तो ऑब्वियस बात इंडिया इज अ फेडरल कंट्रीज, लोग बोलते हैं क्वाजी फेडरल है, लेकिन फेडरल कंट्रीज हो गई थी, तो इसके बारे में स्टडी करनी है। देन हम बात करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन किस तरह के, चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो आप इसको जाके देखिए। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ से भी देखना है, तो ये सारे टॉपिक हमारे किसका है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देन कुछ एक आध दो पॉइंट और हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैचुरी बॉडीज, स्टैचुरीज बॉडीज कौन कौन सी हैं आपको देखना पड़ेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप इसे कैग को देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आपको एनसीएससी देखना है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, आपको एनसीएसटी देखना है। देन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, एनसीएचआर देखना है। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, देन हमको एनसीडब्ल्यू देखना और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो आपके सिलेबस में जितनी बॉडीज है उसको जाइए स्टडी कीजिए, कब इनका गठन हुआ था वो आपको चेक करना है। देन हम बात करते हैं यूनिट 8, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में आपको स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करना है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होती है, मॉडल जो स्टार्टिंग में था हमारा, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडॉप्ट किया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो क्या होता है, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से है। देन हमें प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करना है। देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, देन सोशल मूवमेंट के बारे में, सोशल मूवमेंट में कौन कौन सा आएगा, दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर, लेबर, तो इनको जाके आपको स्टडी करनी है। सिविल सोसाइटी ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेट्स, ये सब सिविल सोसाइटी ग्रुप होते हैं जो कि प्रेशराइज करते हैं, कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इनका बड़ा योगदान होता है। इंडिया में वैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं जितना कि यूरोप में है, जब आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे आइडिया मिलेगा। देन हम रीजनलाइजेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। वैसे जेंडर इंडियन पॉलिटिक्स इतना नहीं जितना कि वेस्ट कंट्रीज़ में, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे यहाँ पे। आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं, जैसे कांग्रेस जो बीजेपी होती है वो राइट विंग होती है एक प्रकार से बोला जाता है, कांग्रेस जो होती है वो सेंटर लेफ्ट में रहती है। स्टेट पार्टीज़ किस तरीके से है, तो उनका योगदान किस तरीके से, आपको इनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात करना है। देन हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है, पार्टिसिपेशन, कंटेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन, इमर्जिंग ट्रेड्स। तो ऑब्वियस सी बात है हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को जो है अडॉप्ट करते हैं। देन हमें बात करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक 9th यूनिट है हमारे पास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से यूनिट ही होती है यूपीएससी में, तो इसको अलग से ऑप्शनल बनाया जाता है, इसको आपको स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे। मोस्टली यहाँ पे कोटेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग एंड एवोल्यूशन, जितने भी हो सके आप इनकी मीनिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, आप मोस्टली जितने राइटर उनको याद कर लीजिएगा। अप्रोचेस कौन कौन से हैं, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग एंड इकोलॉजिकल अप्रोच, आपको इन्हीं तीनों अप्रोच को जाके देखना है, इनके मेन एक्सपोनेंट को देखने हैं,
बस उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है, पेपर उठाने हैं आपको। पब्लिक पब्लिक सब इंस्टीट्यूशन एंड थ्योरीज कंसेप्ट, उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इनको जाके चेक कीजिए। देन हम मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है पब्लिक एडमिशन का, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। कुछ हाँ मीनिंग कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैरी पार्कर, फुलेट, इन सब के बारे में जाना है। पीटर, उसके बाद पीटर ड्रकर, इस सब के बारे में जाके चेक करना है, इनसे क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं। देन हम लास्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, 10th गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इंडियन गवर्नेंस के बारे में टोटली बात करनी है। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड ARC रिपोर्ट पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर हमें बात करनी है पब्लिक पॉलिसी से, और फर्स्ट एंड सेकंड ARC से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन हम सिलेबस को चेक कर लेते हैं। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। देन हमें अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में देखना है। फिर हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में देखना। गुड गवर्नेंस 1990 वर्ल्ड बैंक के बाद आ गई थी 1989 में, वहाँ से गुड गवर्नेंस की डिफिनेशंस क्या होती है उसको आपको स्टडी करनी है। देन हमें ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसेस सिस्टम, जैसे कि ऑप्टसोमैन कहाँ से लिया गया, लोकपाल कहाँ से लिया गया, लोकायुक्त कहाँ से लिया गया, तो इनको आपको स्टडी करनी। क्वेश्चंस बहुत कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं ओम्बड्समैन एंड लोकपाल से। फिर हमें ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd एंड 74 दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। फिर हमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पब्लिक पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी आपको देखनी है। फिर हमें बात करना है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस है। तो 10 यूनिट में हमारा सिलेबस जो है कैटेगराइज है, आपको जाना है, सभी सिलेबस को पहले नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के आपको टू द पॉइंट देखना है, और आपको 3 महीने में सारे सिलेबस मालूम होने चाहिए, और उनके मेन एक्सपोनेंट मालूम होने चाहिए, और आपको कम से कम 10 ईयर का पेपर आपको सॉल्व होना चाहिए। डेली 10 की सीरीज में मैंने 10 क्वेश्चंस डेली जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। आप चाहो तो उसे रिकमेंड कर सकते हो। आई होप कि अगस्त में पेपर होगा तो तब तक आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो, ताकि मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो ये पूरा सिलेबस है जिस नेट का, ये करंट सिलेबस है, आपको इसको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके।